तो आज हम इसका पार्ट सेकंड करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट का पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। इसमें हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे और उसमें उसके जो क्या क्या गुणधर्म होते हैं, साइज़ के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट लिखो आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा रहेगा, है ना। लिखो ऐसे गुण जो नियमित अंतराल के पश्चात पुनः प्रकट होते हैं, वे आवर्ती गुण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उन्हें आवर्ती गुण कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है ये किस पर डिपेंड करेंगे? पीरियोडिक टेबल पे। तो क्या लिखोगे? ये पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी पर निर्भर करते हैं तथा आकार में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते हैं। आकार में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते हैं। ये किसकी डेफिनेशन है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। एग्जाम्पल में लिखो आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल। एग्जाम्पल उदाहरण में लिखो आयनाइजेशन पोटेंशियल आईपी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणता, आयनन विभव विद्युत ऋणता और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ईए। अब बताओ पीरियड है, उसमें लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बाएं से दाएं तरफ जाते हैं, तो साइज बताना क्या होती है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं, क्योंकि अपन पहले पढ़ चुके हैं एटॉमिक में क्या होता है साइज। बाएं से दाएं जाने पर साइज क्या होती है? बढ़ती है। आवर्त में बढ़ती है या कम होती है? आप बताओ। हाँ, साइज क्या होती है? कम होती है। और इसमें क्या होगी? साइज बढ़ेगी, क्योंकि एक कोश ऐड हो रहा है ना। एक कोश ऐड होगा तो टॉप टू बॉटम जाने पे एक, ये तो पीरियड के लिए था, ये किसके लिए है? वर्ग के लिए, यानी ग्रुप के लिए। ये लिख लो, साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है। ये सारी आज जो डेफिनेशन लिखने वाले हैं ना अपन, वो पूछी जाती है जो 1.5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनमें, है ना। अब लिखो आयनिक त्रिज्या, थोड़ा सा फास्ट लिखना। आयनिक त्रिज्या, परमाणविक त्रिज्या लिखना पहले, एटॉमिक रेडियाई। परमाणविक त्रिज्या, एटॉमिक रेडियाई। लिखो किसी परमाणु में उसके नाभिक के अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, किसी परमाणु में उसके नाभिक के अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी परमाणु की परमाणविक त्रिज्या कहलाती है। यानी क्या हो गया? ये तो नाभिक है और अंतिम इलेक्ट्रॉन जो भी होगा, जो लास्ट वाले कोश का होगा, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियाई।
इंग्लिश में भी लिखना एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, रेडियाई ऐसे लिखते हैं, एटॉमिक रेडियाई या परमाणुविक त्रिज्या। अब लिखो किसी एकल परमाणु की परमाणुविक त्रिज्या, किसी एकल परमाणु की या एटम की परमाणुविक त्रिज्या निकालना संभव नहीं है, क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति निश्चित होती है या नहीं होती? क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति निश्चित नहीं होती है। देखो इधर देखना, अपन ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन कैसे गति कर रहा है, तरंग के रूप में। अब आप मुझे बताओ, यहाँ से अपन ये वाली डिस्टेंस लेंगे या फिर यहाँ से ये वाली डिस्टेंस लेंगे, तो निश्चित तो नहीं है ना, अलग अलग हो गई ना। यहाँ तो ये छोटी दूरी है और यहाँ वाली क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन गतिशील कण है, इसीलिए एकल परमाणु के अंदर निकालना इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब लिखो किसी द्विपरमाणुविक अणु की बंध लंबाई, किसी द्विपरमाणुविक अणु की बंध लंबाई का आधा, किसी द्विपरमाणुविक अणु की बंध लंबाई का हाफ या आधा मान एटॉमिक रेडियाई या रेडियस कहलाता है। अब देखो इधर, ये एक एटम है A, ये दूसरा एटम है B। इन दोनों के नाभिक के बीच में जो जितनी दूरी होगी उसका क्या लिखा है मैंने, हाफ। क्या कहलाएगा, एटॉमिक रेडियाई। तो मैं इसको एटॉमिक रेडियाई बोल सकती हूँ, रेडियाई या रेडियस, परमाणुविक त्रिज्या। बना लो, बोलो मुंह देखते हो, बना लिया करो साथ साथ। अभी आपने डेफिनेशन लिखी है ना, उस डेफिनेशन में एटॉमिक रेडियस तो समझ में आ गया, लेकिन बंध लंबाई भी लिखाया है मैंने, है ना, लिखाया है ना। तो वो बंध लंबाई यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक हुई या नहीं हुई, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई बंध लंबाई, या ये वाली को लिख लेना बंध लंबाई या बॉन्ड लेंथ। और मुझे आप लोगों से एक बात बोलनी है कि अगर मैं कुछ वर्ड्स इंग्लिश में लिखा रही हूँ तो वो आपके ही भले के लिए है ना, इसमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना, ठीक है। ये क्या है, बॉन्ड लेंथ, और ये हाफ हो गई तो क्या कहलाएगी, एटॉमिक रेडियस। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती ना? आपसे ही है, मुझे बताओ। इंग्लिश में पढ़ लोगे ना? देखो सीखना अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, बाद में नहीं होता ये सारी चीज़ें, अभी फर्स्ट ईयर में हो इसलिए बता रही हूँ। चलो आगे लिखो, एटॉमिक रेडियस। अच्छा हाँ, फॉर्मूला भी लिख लेना। क्या बोला मैंने, एटॉमिक रेडियस परमाणुविक त्रिज्या क्या होती है, बॉन्ड लेंथ की आधी। और मैं हर बार बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई को BL ही लिखूंगी, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूला है। अब अपने पास परमाणुविक त्रिज्या तो अपन ने पढ़ ली है,
अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, लिखो एग्जाम्पल, उदाहरण। सहसंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, मेटेलिक रेडियाई, आयनिक त्रिज्या, और लास्ट है वंडरवॉल। सुना है आपने वंडरवॉल? वंडरवॉल रेडियाई या वंडरवॉल त्रिज्या। थोड़ा सा फास्ट लिख लो। ओके चलो लिखो कोवैलेंट रेडियाई, सहसंयोजक त्रिज्या। हाँ हेडिंग फर्स्ट डाल के लिखना, सहसंयोजक त्रिज्या। क्या पढ़ रहे हैं अपन? कोवैलेंट रेडियाई, सहसंयोजक त्रिज्या। इसमें लिखो ये सहसंयोजक यौगिकों में पाई जाती है। ये सहसंयोजक यौगिकों में पाई जाती है। सहसंयोजक यौगिक मतलब कोवैलेंट कंपाउंड में पाई जाती है। अधातु अधातु, सेकेंड पॉइंट है इसका, अधातु अधातु के मध्य, अधातु अधातु, नॉन मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल नॉन मेटल के बीच में के मध्य सहसंयोजक बॉन्ड पाया जाता है। इसको नॉन मेटल को हाईलाइट कर लेना ताकि आपको याद रहे कि जहाँ पे नॉन मेटल आ गई ना वहीं ये पाया जाएगा, ठीक है। किसी एकल, थर्ड पॉइंट है, किसी एकल सहसंयोजक बॉन्ड, सहसंयोजक बंध से बंधित दो परमाणुओं के मध्य की बॉन्ड लेंथ का हाफ मान सहसंयोजक त्रिज्या को दर्शाता है। जल्दी जल्दी लिखो, सहसंयोजक त्रिज्या को दर्शाता है। डेफिनेशन पढ़ो दोबारा से, क्या लिखवाई है मैंने, पढ़ो पढ़ो। दो परमाणु, किसी सहसंयोजक बंध से बंधित दो परमाणुओं की बॉन्ड लेंथ का हाफ क्या कहलाती है? कोवैलेंट रेडियाई। अब देखो ये क्या है, Cl2 का एक अपन लेते हैं मॉलिक्यूल यानी अणु। तो Cl और Cl के बीच में जो बॉन्ड बना है, Cl क्या है? नॉन मेटल है ना, अधातु है ना ये। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना है? इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना है? हाँ, सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। इसका क्या बोला मैंने? हाफ क्या कहलाएगी? कोवैलेंट रेडियाई। ये बनाओ जल्दी से एग्जाम्पल लिख के। और अब से त्रिज्या को सब रेडियस लिखेंगे। ये इसकी वैल्यू होती है जो कैलकुलेटेड है ना, पहले से कैलकुलेट की हुई है। तो Cl2 की तो रेडियस अपने पास 1.98 थी, अपन उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.99 आ गई। ये क्या आई है अपने पास? कोवैलेंट रेडियाई। ओके, लिख लेना। अब लिखो सहसंयोजक त्रिज्या का क्रम। सहसंयोजक त्रिज्या का क्रम। देखो मैं बॉन्ड ऐसे बनाती हूँ, तुम लोग परिभाषित लिख सकते हो। ये कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड।
डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। तुम हिंदी में लिख लेना एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, जैसे भी लिखना लिख लो, पर मैं ऐसे ही लिखती हूँ। ठीक है, ये है इसका क्रम। दिख रहा है यहाँ पे 1.54/2। ये वैल्यू आपको लर्न करनी है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगी 1.54/2, 1.34/2 डबल बॉन्ड के लिए, और ट्रिपल के लिए 1.20/2। ठीक है, ये किसका क्रम था? सहसंयोजक त्रिज्या का क्रम। आपको भी पता है सिंगल बॉन्ड होगा तो उसकी बंध लंबाई ज़्यादा होगी ना, है ना, फिर डबल बॉन्ड की कम होती है और ट्रिपल की और कम होती है बॉन्ड लेंथ। अब लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में अपन HCl लेंगे। लिखो एग्जाम्पल में HCl, इसकी अपन को देखो रेडियस कैलकुलेट करनी आ जाती है। कभी कभार कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछते हैं कि HCl की रेडियस को कैलकुलेट करें, है ना। तो अपन यहाँ कैसे देखेंगे, इसकी अपन क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्या होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? विद्युत ऋणता। समझ में आता है ना। तो अपन को इनकी वैल्यू दी हुई होती है ना, H की भी दी हुई होती है और Cl की भी दी हुई होती है। ठीक है, तो पहले तो ये लिखो, फिर लिखो बॉन्ड लेंथ गामा ए। ये एक फॉर्मूला है जो कभी कभी निकालने के लिए आ जाता है, गामा ए गामा बी इज इक्वल्स टू 0.09 डेल्टा En। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ये क्या है? डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणताओं के बीच का अंतर। ये क्या है? बॉन्ड लेंथ। ये एक फॉर्मूला है जिससे अपन इसको कंपेयर करते हैं, मतलब इसको निकालते हैं। तो कभी कभार ये भी दे के पूछ सकते हैं, तो एक बार आपको है ना ये प्रिपेयर रहना चाहिए, है ना, आगे के लिए आपके काम आएगा। ठीक है, बाकी देख लेना। अब जैसे अपन ने HCl के लिए लिया था, तो मान लो आपको HCl की कोई भी, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है, एक मिनट, माइनस है यहाँ। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है, तो H के लिए अपन जो भी बॉन्ड लेंथ दी हुई होगी वो 2 से डिवाइड करेंगे, एज वेल एज Cl के लिए जो भी बॉन्ड लेंथ दी हुई होगी उसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर इस फॉर्मूले के अंदर ये रख देंगे और -0.9 और इलेक्ट्रॉन ऋणता जो भी आपको दी हुई हो उसका डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व होता है। नेक्स्ट लिखो, एक मिनट रुको। नेक्स्ट लिखो आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या लिखो, इनका परिकलन कोवेलेंट रेडियस की भांति सहसंयोजक त्रिज्या की भांति नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। सहसंयोजक त्रिज्या अपन ने कैसे निकाली थी? बॉन्ड लेंथ का हाफ कर दिया था ना, लेकिन इसको हम ऐसे कैलकुलेटेड नहीं कर सकते क्योंकि धनायन का आकार छोटा होता है और ऋणायन का आकार बड़ा होता है। छोटा होता है और ऋणायन का आकार
बड़ा होता है। कोई मुझे बताएगा कि क्यों होता है? हाँ बताओ। पॉजिटिव जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाहर तो इसके कारण कमी आती है और इसके कारण ईएमएफ का मान और अधिक बढ़ जाता है। आप लोगों ने नहीं पढ़ा? अपन ने जेड इफेक्टिव पढ़ा था ना, याद है? जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो क्या होता है आकार में? जोर से बोलो। आकार में क्या आती है जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो? एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा पढ़ लिया। हाँ, कमी आती है। मैंने ऐसा कुछ लिखाया था क्या? ये लिखाया था पहले। तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज क्या होगी? कम। और अगर ये कम होगा तो साइज क्या होगी? ज़्यादा। अब अपन इसको पॉजिटिव आयन पे लेते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है ना। मान लो ये कक्षक है, अब बाहर वाले से इलेक्ट्रॉन निकल गया है ना, तो नाभिक पे तो और अंदर की तरफ आकर्षण करेगा वो। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी तो ये अंदर और खींचेंगे। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन हुआ है यहाँ। मान लो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण बढ़ा है ना, तो साइज बढ़ेगी। पढ़ा था ना अपन ने? ऐसे मत करो, है ना, साइज बढ़ेगी ना। तो इसीलिए नेगेटिव क्या होता है? बड़ा होता है, और पॉजिटिव क्या होता है? छोटा होता है। बनाओ ये, वो भी बना लेना ताकि तुम्हें याद रहे। जेड इफेक्टिव समानुपाती क्या होता है? प्रोटॉन के पौने इलेक्ट्रॉन के। लिख लो, बाद में कभी भूल जाओगे तो। एग्जाम्पल क्या लेंगे अपन? Na+ का और Cl- का। अब आप लोग Na+ और Cl- का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम्पल लिख के, दोनों का लिखना है। हाँ, सोडियम ही तो है। Cl-, NaCl बोला है मैंने, तो Na तो प्लस होगा, Cl क्या होगा? माइनस। Na ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया? Cl को। अगर मैं Cl- लिख रही हूँ ना तो इलेक्ट्रॉन सही फिल करने पड़ेंगे। कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है Na+ का, जल्दी लिखो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11वें नंबर पे आता है, और प्लस लग जाएगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 10 इलेक्ट्रॉन क्या आया फिर? 3s1 वाला हट गया ना, और उसमें 3p6। अब देखो दोनों में आपने दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। 3p6 था और उसके अंदर से एक गायब हो गया, s उपकोष क्या हो गया? हट गया। तो साइज किसकी कम होगी? सोडियम की कम हुई। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? देखो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी s का जो उपकोष है वो भी हट गया तो साइज अपने आप कम ही होगी, छोटा हो जाएगा ना वो। तो Na तो होगा स्मॉल साइज में और Cl होगा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और ये भी लिख लेना, जेड इफेक्टिव क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है साइज के। अगर आपसे कोई अच्छे से रीज़न पूछे तो अच्छे से समझा के आ जाना, 3 नंबर में भी आ सकता है। अब लिखो आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या को ज्ञात करने की विधियाँ क्योंकि अपन ने अभी पढ़ा है कि हम इसको सहसंयोजक त्रिज्या की तरह नहीं निकाल सकते हैं, तो हम इसको 2 मेथड दिए गए थे वैज्ञानिकों द्वारा, वो लिखेंगे। तो फर्स्ट तो लिखो लिंडे मेथड।
और सेकंड क्या लिखेंगे, पॉलिंग। ऐसे ही लिखना। देखो ज़्यादा तो पूछा नहीं जाता है इनके बारे में, बट अपन पढ़ेंगे फिर। देखो अपन को लिंडे ने जो मेथड दिया था उसमें अपन एक एग्जांपल लेते हैं Li प्लस और I माइनस का। यहाँ पे I2 की जो बॉन्ड लेंथ है वो गिवन है 4.26 एंगस्ट्रॉम, तो I की क्या होगी, उसकी हाफ यानी 2.13 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे अपने को इस पूरे कंपाउंड की रेडियाई कितनी दी हुई है, 3.09 एंगस्ट्रॉम, ये पूरे की है। तो जब मेरे पास I की वैल्यू है, पूरे कंपाउंड की वैल्यू है ना, तो मुझे सिर्फ Li प्लस ही तो निकालना है। तो कैसे निकालूंगी, माइनस कर दूंगी ना, है ना। तो इस वाले में से ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो किसकी रेडियाई निकल आएगी, Li प्लस की। Li इधर देख लो, Li और Li की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 3.09 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो सिर्फ अपन को किसकी निकालनी है, Li प्लस की, ठीक है। तो Li प्लस की कैसे निकालेंगे, 3.09 में से I माइनस कर दूं, क्या माइनस है, ये माइनस किया है मैंने I को, बॉन्ड नहीं है ये कोई, ये एक पूरा कंपाउंड है, माइनस I माइनस, जोड़ बाकी गुणा भागी किया है। अब लिखो पॉलिंग मेथड, ऐसे ही लिखना जैसे मैंने लिखा है, पॉलिंग का मेथड लिख लो। आपका हो गया क्या, वे आयोनिक कंपाउंड जो सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, कंपाउंड जो सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी त्रिज्या का परिकलन पॉलिंग के विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। बस इतना ही है, एग्जाम्पल लिख लेना, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। दोनों में क्या क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन है। फटाफट लिखो अब जल्दी, आयनिक कंपाउंड की बॉन्ड लेंथ, जल्दी, आयनिक कंपाउंड की बॉन्ड लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, बॉन्ड लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है योगा। किसकी बॉन्ड लेंथ निकाल रहे हैं अपन, आयनिक यौगिकों की बंध लंबाई, इसके निकालने का फॉर्मूला ये है। अब लिखो धात्विक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, वे त्रिज्या जो धातुओं, मेटल रेडियाई, वे त्रिज्या जो धातुओं, ब्रैकेट में लिखना धात्विक क्रिस्टल, धातुओं ब्रैकेट में लिखो धात्विक क्रिस्टल में उपस्थित होती है। वे क्या कहलाती है, धात्विक त्रिज्या कहलाती है। एग्जाम्पल, सोडियम का क्रिस्टल। अब लिखो वैंडरवाल रेडियाई, वैंडरवाल त्रिज्या, यह त्रिज्या, वैंडरवाल रेडियाई, यह त्रिज्या धात्विक अधात्विक अणुओं व उत्कृष्ट गैसों के लिए
अणुओं व उत्कृष्ट गैसों के लिए यूज में लाई जाती है, उपयोग में लाई जाती है। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण अक्रिय गैसें स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण अक्रिय गैसें क्रिया नहीं करती, ब्रैकेट में लिखना, बंध नहीं बनाती है। तो रेडियस निकालना संभव नहीं है, त्रिज्या निकालना संभव नहीं है। क्या हो गया? उत्कृष्ट गैसेस किसी से क्रिया नहीं करती, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है ना हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनॉन का, तो वो रिएक्ट करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि वो अपनी स्टेबिलिटी डाउन नहीं करना चाहती है। अब लिखो, दो निकटतम अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान, दो निकटतम अणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का आधा मान वैन डर वाल्स रेडियस कहलाती है। इसका जो हाफ होगा वो क्या होगा? वैन डर वाल्स रेडियस यानी VR। अलग से कलर से शो कर देती हूँ मैं। ये वाली क्या है? यहाँ पे वैन डर वाल्स रेडियस है। दो अलग अलग अणु हो गए ना, यही तो लिखवाया मैंने। दो अलग अलग निकटतम अणुओं के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाती है? वैन डर वाल्स त्रिज्या। ऐसे ही लिखना है, ऐसे बना लो जल्दी से। कौन बताएगा इसमें कोवेलेंट रेडियस कौन सी है? अभी पढ़ाइए। देख के भी नहीं याद आएगी उसको। कौन सी? सेम है? अरे वाह, ये तो दो अणुओं के, दो अलग अलग एटम के बीच में है ना। मैंने तो शायद मैंने क्या लिखाई थी? एक ही। समझ गए? तो फिर बताओ, खुद से समझ के क्या है, दूसरों को भी बताओ। अरे यहाँ से लेके इसकी जो हाफ होगी, हाफ ही तो लिखाया है मैंने, सॉरी, इन दोनों के बीच की जो हाफ मान लो, ये क्या कहलाएगी? कोवेलेंट रेडियस। अच्छे से बना देना। अब लिखो, वैन डर वाल्स रेडियस, जो वैन डर वाल्स फोर्स होता है वो कम होता है कोवेलेंट, वैन डर वाल्स फोर्स कम क्या होता है? कोवेलेंट फोर्स से, कोवेलेंट फोर्स से। तो वैन डर वाल्स रेडियस क्या हो गई? दुगनी हो गई कोवेलेंट रेडियस की। अरे यहाँ लिख लेना, वैन डर वाल्स रेडियस 2 × कोवेलेंट रेडियस। ये मैंने क्या लिखा है? वैन डर वाल्स रेडियस किसकी दुगनी होती है? कोवेलेंट रेडियस की। पूरा लिखना, CR VR मत लिख देना, बाद में नहीं समझ आएगा कि ये हमने क्या लिखा था। तो अभी लिख लो, वैन डर वाल्स रेडियस इज इक्वल्स टू 2 × कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, ये हमने सारी त्रिज्याओं के कैसे कैसे निकालते हैं और ये पूरा पढ़ लिया है। बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।